नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे लोकसभा के बारे में। हमारे संसद का जो निचला सदन है, पिछली क्लास में मैं आपको राज्यसभा पढ़ा चुका हूं। राज्यसभा का प्रावधान है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का प्रावधान है अनुच्छेद 81 के अंदर। हमारी जो संसद है उसके दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। और हमारी संसद के तीन भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी हमारी संसद का एक हिस्सा है, भाग है, क्योंकि नियम कानून बनाने वाली प्रणाली के दौरान लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों काम में आते हैं। तो संसद के सदन तो दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन भाग तीन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम समझेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, लोकसभा का संगठन, लोकसभा का चुनाव, सारी की सारी प्रक्रिया लोकसभा के अनुच्छेद 81 में, इसलिए बहुत ही आसान है याद करना। लोकसभा को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे राज्यसभा को कई सारे नामों से मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार लोकसभा को भी कई सारे नामों से जाना जाता है। एक तो इसके कहते हैं आम लोगों का सदन। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है। लोकसभा के अंदर आम जनता का प्रतिनिधित्व होता है, हम लोग अपना प्रतिनिधित्व डायरेक्ट चुनकर भेजते हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। ये दोनों का डिफरेंस है। एक और डिफरेंस, लोकसभा अपनी मनमानी पर ना उतर जाए, इसलिए राज्यसभा दूसरे सदन का होना जरूरी है, उस पर अंकुश लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए, मनमानी करने से कम करने के लिए। तो आम लोगों का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर आम लोगों के द्वारा अपना प्रतिनिधि भेजा जाता है, जिसको हम सांसद या एमपी कहते हैं। राज्यसभा को हम क्या कह रहे थे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों का परिषद कह रहे थे। ठीक है, तो इसको कहते हैं आम लोगों का सदन, और राज्यसभा को, ठीक है, राज्यों का परिषद। साथ के साथ मैं दोनों याद करवा देता हूं। दूसरा, इसको हम कहते हैं निम्न सदन, लोअर हाउस। राज्यसभा को हमने क्या कहा था? उच्च सदन, अपर हाउस। इसको हम कहते हैं प्राथमिक सदन, प्राइमरी हाउस, पहला सदन है ये हमारा। राज्यसभा को हमने क्या कहा था? सेकेंडरी हाउस, द्वितीय सदन। इसको कहते हैं प्राइमरी हाउस या फर्स्ट चैम्बर, और राज्यसभा को कहते हैं सेकेंडरी हाउस या सेकंड चैम्बर। उसके अलावा इसको कहते हैं लोकप्रिय सदन, सबसे लोकप्रिय सदन है ये, क्योंकि भारत राज्य को चलाने का जो मेन काम करती है वो तो राज्यसभा ही करती है ना। जो मेन गवर्नमेंट है, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल पूरा का पूरा कहां पर बैठता है? लोकसभा में। इसलिए सबसे लोकप्रिय सदन है, भारत को चलाने का मेन काम यही सदन करता है, तो इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, है ना। राज्यसभा को हमने क्या कहा था? बुजुर्गों का सदन कहा था, ओल्ड पीपल हाउस, बुजुर्गों का सदन हमने राज्यसभा को कहा था। इसको हम कहते हैं अस्थायी सदन, सॉरी अस्थायी सदन कहते हैं, टेम्पररी हाउस कहते हैं, क्योंकि लोकसभा को हर 5 साल बाद भंग कर दिया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद की सलाह से हर 5 साल बाद भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देगा, ताकि नई लोकसभा का क्या किया जाए? गठन किया जाए। वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है उसका नंबर है 17वीं लोकसभा। 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो इसको अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि हर 5 साल बाद भंग हो जाती है, और राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, वो कभी भी भंग नहीं होती है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। इसके अलावा इसको कहते हैं प्रत्यक्ष सदन, डायरेक्ट हाउस। प्रत्यक्ष सदन या डायरेक्ट हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डायरेक्ट आम जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजा जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। राज्यसभा को हमने क्या कहा था? अप्रत्यक्ष सदन। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने पहले, ये जो जनता है, जनता ने किसको चुना? एमएलएज को, और एमएलए किसको चुन के भेजते हैं? एमपी को। कहां पर? राज्यसभा में। तो राज्यसभा को चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है, राज्यसभा के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती है। राज्यसभा के चुनाव में विधायक, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए वो अप्रत्यक्ष सदन है। ये प्रत्यक्ष सदन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव में भाग लिया जाता है और अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा जाता है, ताकि अपने एरिया का विकास करवाया जा सके। तो सारे के सारे नाम किसके हैं? लोकसभा के। आम लोगों का सदन बोलो, हाउस ऑफ पीपल बोलो, निम्न सदन बोलो, लोअर हाउस बोलो, प्राथमिक सदन बोलो, प्राइमरी हाउस बोलो, लोकप्रिय सदन बोलो, पॉपुलर हाउस बोलो, अस्थायी सदन बोलो, टेम्पररी हाउस बोलो, या प्रत्यक्ष सदन बोलो, डायरेक्ट हाउस बोलो। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपसे एसएससी रेलवे में, या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएससी क्यों ना हो, उन सब में आपके जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है ना, वो यहीं से इजाद होते हैं। अब हम लोकसभा का संगठन देखते हैं भाई। लोकसभा के संगठन की अगर मैं बात करना चाहूं तो लोकसभा का जो संगठन है
कुल क्षमता कितनी है लोकसभा की? 552। लोकसभा की कुल क्षमता टोटल स्ट्रेंथ है 552। और ये 552 भरी कैसे जाती है इस बात का ध्यान रखना। राज्यों से कितनी भरी जाती है? 530 सीटें। 530 सीटें राज्यों से भरी जाती है। केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी से भरी जाती है 20 सीटें। और 2 सीटें रिजर्व होती है किसके लिए? अंग्रेज भारतीय समुदाय के लिए। अंग्रेज भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नाम आपने सुना होगा। अंग्रेज भारतीय समुदाय के लिए 2 सीटों का रिजर्वेशन है। यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको नॉमिनेट किया जाता है, डायरेक्ट इन दोनों सीटों को भरा जाता है। अब देखना, एक बात समझना, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी या अंग्रेज भारतीय समुदाय के बारे में हम बात करते हैं थोड़ी सी। अंग्रेज भारतीय समुदाय की जो डेफिनेशन है ना, परिभाषा है ना, वो है अनुच्छेद 366 में। अनुच्छेद 366 में अंग्रेज भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की परिभाषा लिखी हुई है। अंग्रेज भारतीय समुदाय हम कहते हैं आधे अंग्रेज आधे भारतीय। नाम में देखो, एक बार नाम को देखो, एंग्लो इंडियन, आधे अंग्रेज आधे भारतीय। तो वो लोग जो कहां के वंशज है? यूरोप के। वो लोग जिनका ओरिजिन है ना, जिनका मूल वंश कहां से है? यूरोप से है। हमारे ऊपर अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, पुर्तगालियों ने, डच ने, डेनिश ने, इन लोगों ने 150-200 साल राज किया है। तो इन लोगों का वंश कहां से बिलोंग करता है? यूरोप से। तो वो लोग जिनका वंश या मूल वंश कहां से है? यूरोप से, लेकिन वर्तमान में वो भारत के नागरिक है, इसलिए वो आधे अंग्रेज आधे भारतीय। तो अंग्रेज भारतीय समुदाय की परिभाषा अनुच्छेद 366 में। अनुच्छेद 331 क्या कहता है? अनुच्छेद 331 कहता है कि 2 अंग्रेज भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाएगा। The President of India will nominate 2 members of Anglo-Indian community in the लोक सभा। समझ में आया? तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 अंग्रेज भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाएगा। ये इजाजत देता है अनुच्छेद 331 331। आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखो, अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का या अंग्रेज भारतीय समुदाय के 2 लोग है ना, इनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। भारत सरकार का ऐसा कहना है कि हम इनको मनोनीत क्यों करते हैं, इनको नॉमिनेट क्यों करते हैं? देखो, पहले भी हम गुलाम थे अंग्रेजों के, अभी भी हम गुलामी में जी रहे हैं। कैसे? क्यों हम इन 2 लोगों को मनोनीत करते हैं? क्यों नहीं इनको चुनाव के माध्यम से भरा जाए? इन 2 सीटों को चुनाव के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से क्यों नहीं भरा जाता है? मनोनीत क्यों करते हैं? मनोनीत करके बिठा देते हैं और ये सारे दिन सदन की कार्रवाई देखते हैं। क्या मतलब है इस चीज का? तो इनको जब भी भरा जाएगा भविष्य में, इलेक्शन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से भरा जाएगा। आजकल ये दोनों सीटें क्या है? इनका जो आरक्षण है ना, सीटें तो बरकरार है, सीटें तो बरकरार है, लेकिन इनका आरक्षण खत्म कर दिया गया है। वर्तमान में इन दोनों सीटों को नहीं भरा जाता है। तो वर्तमान में जब हम पढ़ रहे हैं उस वक्त भी हमारी लोकसभा की जो कुल क्षमता है वो 552 ही है। सीटें नहीं हटाई है, मैं बता रहा हूं। 104 संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से सीटें नहीं हटाई गई है, इनका आरक्षण या रिजर्वेशन खत्म किया गया है कि हम इनको मनोनीत नहीं करेंगे, हम इनको चुनाव के माध्यम से भरेंगे, जब भी भविष्य में भरेंगे। तो सीटें हैं, इनको भरा नहीं जाता है ना, इनका जो रिजर्वेशन या आरक्षण है उसको समाप्त किया गया है। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। देखो, लोकसभा के अंदर 2 अंग्रेज भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और जो हमारे राज्य होते हैं ना, राज्य की जो विधानसभा होती है, निचला जो सदन होता है, उसमें 1 अंग्रेज भारतीय समुदाय के सदस्य को राज्यपाल भी मनोनीत करता है। इस बात का ध्यान रखना, प्रत्येक राज्य में 1 अंग्रेज भारतीय समुदाय के व्यक्ति को वहां पर राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के अंदर क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। और उसका आर्टिकल क्या है? 333। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 अंग्रेज भारतीय लोगों को मनोनीत किया जाएगा, उसकी इजाजत देता अनुच्छेद 331। और राज्यों की विधानसभा में 1 अंग्रेज भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, इसकी इजाजत देता अनुच्छेद 333। याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको। अब हम बात करते हैं कि कुल क्षमता तो 552, वर्तमान में कितनी है? 543। तो ये 543 कैसे रह गई भाई? फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि 7 सीटें हमें कम करनी है। 7 सीटें हमें कम क्यों करनी है, एक बार फिर से ध्यान दो। अभी मैं आपको बता रहा था क्या ध्यान देना है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है भाई, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इसमें से 3 के पास क्या है? विधानसभा है। कौन है वो 3? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास विधानसभा मौजूद है।
किसके पास विधानसभा नहीं है? इनके पास विधानसभा नहीं है ना? तो यहां पर इनके पास विधानसभा नहीं है। भविष्य में जब कभी इन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा आएगी तो इनकी सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। सीट तो अभी भी इनके पास मौजूद है, ध्यान रखना। लोकसभा की सीट तो प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में होती है, क्योंकि आम जनता का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व होता है वहां पर। तो प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीट मौजूद है वर्तमान में, लेकिन अभी कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा नहीं है या जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं है। यहां पर अभी इनको हमने एक एक ही दे रखी है। भविष्य में जब इनकी जनसंख्या बढ़ेगी या कभी विधानसभा यहां पर बनेगी तो यहां पर इनकी सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। तो फिर से मैं यही कहूंगा कि 7 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हमने आरक्षित कर रखी है। अब देखो 543 कैसे होता है वर्तमान में? राज्यों से कितनी भरी जाती है? 530, ये रही 530। केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी भरी जाती है? टोटल भरी जानी चाहिए थी 20, लेकिन 7 हमें घटानी है। 7 हमने आरक्षित कर रखी है, भविष्य के लिए रिजर्व कर रखी है। तो 20 में से जरा 7 को घटाना, कितनी बची? 13। और ये जो 2 अंग्रेज भारतीय समुदाय की सीट है, तो सीट तो मौजूद है, लेकिन इस वक्त ये खाली पड़ी हुई है, क्योंकि हमने अंग्रेज भारतीय समुदाय के लोगों का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है ना, उसको समाप्त कर दिया है। सीटें मौजूद है, केवल आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। तो ये 2 सीटें है ना, वर्तमान में ये भी खाली पड़ी है। तो सिंपल है, 530 ये और 13 ये, कितनी हो गई? 543 सीटें वर्तमान में हमारी लोकसभा की मौजूद है। तो ये हमारी लोकसभा का संगठन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं। लोकसभा का चुनाव सबसे सिंपल चुनाव है। लोकसभा का चुनाव क्यों करवाया जाता है? लोकसभा के चुनाव के माध्यम से केंद्र सरकार का गठन किया जाता है। भाई, भारत राज्य को चलाने का काम करती है लोकसभा। ये लोकप्रिय सदन है, यही हमारा मेन सदन है, यही भारत राज्य को चलाता है। तो इसके माध्यम से केंद्र सरकार का गठन किया जाता है, यूनियन गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। लोकसभा का चुनाव नहीं होगा तो केंद्र सरकार बनेगी नहीं। केंद्र सरकार नहीं बनेगी तो फिर मंत्री परिषद, कैबिनेट, मंत्रिमंडल कैसे बनेगा? तो देश चलेगा कैसे? तो लोकसभा चुनाव के माध्यम से हम केंद्र सरकार का गठन करते हैं, है ना। दूसरा, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है। ये कैसा चुनाव है? प्रत्यक्ष चुनाव है। जनता डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि चुनती है अपने वोट के माध्यम से, अंगूठा लगाकर। इसलिए कैसा चुनाव है? प्रत्यक्ष चुनाव है, डायरेक्ट इलेक्शन है, और इसलिए इसको प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था। चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है हर 5 साल में, ठीक है। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा का चुनाव करवाया जाता है, और इन्हें आम चुनाव के नाम से भी जानते हैं, जनरल इलेक्शन भी कहते हैं। लोकसभा के चुनाव को और विधानसभा के चुनाव में, अरे केंद्र में तो लोकसभा का चुनाव और राज्यों में विधानसभा का चुनाव, इनके चुनाव को हम बोलते हैं आम चुनाव या जनरल इलेक्शन। और इनका चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, ये भी आपको पता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, क्योंकि सदन ही 5 साल तक रहता है। 5 साल बाद तो भंग कर दिया जाता है। तो प्रत्येक 5 साल बाद चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा का चुनाव करवाया जाता है। तो कार्यकाल कितना हो गया? 5 साल। क्यों हो गया 5 साल? क्योंकि हर 5 साल बाद अनुच्छेद 85 इस बात की इजाजत देता है कि हर 5 साल बाद भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर देगा मंत्री परिषद की सिफारिश के माध्यम से। मंत्री परिषद सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति 5 साल पूरा होते लोकसभा को भंग कर देगा। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 5 साल। इसलिए तो हम इसको अस्थायी सदन कहते हैं, टेम्पररी हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि हर 5 साल बाद इसको भंग कर दिया जाता है। तो ये सिंपल लोकसभा का चुनाव है। एक और समझने वाली बात है जो आपको साथ में समझनी है, लोकसभा में सीटें आरक्षित होती है एसटी एससी के लिए। एसटी एससी के लिए मैंने आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाया था। हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया है कम्युनल अवार्ड 1932 में तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। भाई हिस्ट्री में पढ़ाया ना मैंने आपको, 3 गोलमेज सभाएं हुई है। तीसरी गोलमेज सभा जो ब्रिटेन में हुई थी, उसमें अंतिम गोलमेज सभा में, तीसरी गोलमेज सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहुंचे थे और उनको कम्युनल अवार्ड दे दिया, सांप्रदायिक पुरस्कार दे दिया। किसने? उस वक्त के जो मैकडोनाल्ड था, प्रधानमंत्री था, उसने। और उसने कहा कि भाई तू एसटी एससी के लिए अलग चुनाव करवा, एससी के लिए अलग चुनाव करा, अपनी जाति के लिए अलग चुनाव करवा। तो तब से ये एसटी को और एससी को रिजर्वेशन मिला हुआ है, ये ध्यान रखना। तो लोकसभा में एसटी और एससी को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण होगा, इस बात की इजाजत देता है अनुच्छेद 334 कहता है कि
लोकसभा में और विधानसभा में, केंद्र सरकार में तो लोकसभा और राज्य में विधानसभा, इन दोनों सदनों में एसटी और एससी को आरक्षण होगा। कितना होगा उस बात का जिक्र है 330 में। यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। आरक्षण होगा इस बात की इजाजत देता अनुच्छेद 334 और कितना आरक्षण होगा इस बात की इजाजत देता अनुच्छेद 330। कितना है वर्तमान में? वर्तमान में लोकसभा में एससी की सीटें फिक्स है 84 और वर्तमान में लोकसभा में एससी की सीटें फिक्स है 47। सॉरी उल्टा बोल गया मैं। वर्तमान में लोकसभा में एससी की सीटें कितनी है? 84 अनुसूचित जाति, और वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की कितनी सीटें हैं? 47। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे, लोकसभा की सीटें किस किस राज्य में कितनी हैं। देखो मैंने राज्यसभा के टाइम पे भी बताया था, लोकसभा के टाइम पे भी बता रहा हूं कि इतनी आपकी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप पूरे के पूरे 28 राज्यों की लोकसभा की सीटें याद करके जाओ। आपको जो ऊपर के 5-6 राज्य है ना उनकी सीटें पता हो, सबसे कम सीटें किस में है वो पता हो, और केंद्र शासित प्रदेशों के पास सीटें कितनी है वो भी पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास 80 है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के पास है 48, महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल 42 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार के पास 40 लोकसभा की सीटें हैं, 40 एमपी बन के आते हैं बिहार से। उसके बाद तमिलनाडु के पास है 39 और अपना राज्य आपनो राजस्थान में है 25 लोकसभा की सीटें। राजस्थान राज्य से 25 एमपी चुनकर जाते हैं, लोकसभा में जाकर बैठते हैं। फिर से वही बात कि सबसे कम लोकसभा की सीटें किस किस राज्य में है। तो राज्यसभा के टाइम पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ये जो 7 सिस्टर है ना इनको सबको एक एक नंबर देना है, असम को छोड़ देना, एक नंबर सिक्किम को देना है, एक नंबर गोवा को देना है। तो ये 8 राज्य ऐसे थे जहां पर एक एक राज्यसभा की सीटें हैं। अब मैं आपको लोकसभा की सीटें याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। ये आपकी 7 सिस्टर है, 7 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। एक इनका भाई है सिक्किम और एक छोटा सा राज्य है गोवा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिक्किम को 1 नंबर देना है। सिक्किम को 1 नंबर दे दिया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देना, नागालैंड को 1 नंबर दे देना, उसके बाद मणिपुर को छोड़ देना और मिजोरम को 1 नंबर दे देना। तो अल्टरनेटिव तरीके से एक को छोड़कर एक को आपको नंबर देने हैं। सिक्किम को 1 नंबर, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दो, नागालैंड को 1 नंबर, मणिपुर को छोड़ दो, मिजोरम को 1 नंबर। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं वर्तमान में जिसमें एक एक लोकसभा की सीट है। समझ में आया? 3 ही राज्य ऐसे जहां पर एक एक लोकसभा की सीट है। अब जो बच गए हैं इन सबको 2-2 नंबर दे दो। कौन कौन बच गए हैं? अरुणाचल प्रदेश बच गया है, मणिपुर बच गया है, त्रिपुरा बच गया है, मेघालय बच गया है। इन 4 राज्यों को आप 2-2 नंबर चढ़ा दो और 1-2 नंबर किसको दे दो? गोवा को। गोवा भी छोटा सा राज्य है, गोवा में भी कितनी है? 2 लोकसभा की सीटें हैं। तो 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक एक लोकसभा की सीटें हैं, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम। और बाकी ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें 2-2 लोकसभा की सीटें हैं। वो 5 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और गोवा। असम बीच में आ रहा है तो असम को भी नंबर देते हैं, 7 दूनी 14। असम में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 7। लोकसभा की सीटें कितनी है? 14। दुगुना करना है, बहुत ही सिंपल है याद करना। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी कितनी लोकसभा की सीटें हैं। तो देखो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लोकसभा की सीटें कितनी है? 7। जम्मू कश्मीर भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है? 5। दमन दीव दादर नगर हवेली, देखो पहले दमन दीव अलग था और दादर नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था। ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे लेकिन इनको 2018 में मर्ज कर दिया। तो दमन दीव दादरा नगर हवेली दोनों को मर्ज करने के बाद अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2। लद्दाख में 1, चंडीगढ़ में 1, पौंडीचेरी में 1, लक्षद्वीप में 1 और अंडमान निकोबार में 1। जो बचे हैं सबको 1-1 नंबर दे दो। तो ये आपके वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो बच्चे क्लास में करते हैं कि सर जरा इनका टोटल करना। आप इनका टोटल करो, 7 और 5 12 13 14 15 16 17 18 19। कितनी आ गई लोकसभा की सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के पास? 19। और यहां पर मैंने कितनी बताई है? 13। तो आनी चाहिए 13, आ गई है 19। ये 6 का डिफरेंस क्यों दिखाई दे रहा है? 6 का डिफरेंस क्यों दिखाई दे रहा है मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो बच्चों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले राज्य हुआ करते थे, अब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की 1 सीट, दोनों कितनी हो गई? 6।
तो जरा 13 में 6 जोड़ना 19 हो गई ना। वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमें इसको लिखना कहां है, केंद्र शासित प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के पास लोकसभा की सीट कितनी है, 5, और लद्दाख के पास 1, तो 6 आप अगर जोड़ दोगे 13 में तो कितनी हो जाएगी, 19। पहले ये कहां पर थे, राज्यों में, और अब कहां पर है, केंद्र शासित प्रदेशों में, इसलिए आपको ये 6 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है लोकसभा के बारे में, जान लेना, समझ लेना, पहचान लेना, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। एसएससी रेलवे के लिए रामबाण इलाज है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।